चैनल लिटिल ऑटिज़म। मेरा नाम अंजलि है, मैं एक ऑटिज़म मॉम हूँ और आज का ये वीडियो रहेगा उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों को अभी अभी ऑटिज़म का डायग्नोसिस मिला है। तो जब हमारे बच्चों को ऐसा कोई डायग्नोसिस मिलता है तो हमारे पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक जाती है। हमें लगता है कि शायद अब कुछ लाइफ में बचा ही नहीं है और ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान होना, एंग्जाइटी में आ जाना और कई बारी हम एकदम डिनायल फेज़ में चले जाते हैं। डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल को या पूरी दुनिया को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि ये सारे इमोशंस वैलिड हैं। आप जिस भी तरीके से अपना ग्रीफ़, अपना सैडनेस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ग्रीफ़ एक्सप्रेस करने का या दुखी होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते। एक्चुअली ऑटिज़म के साथ होता क्या है कि जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ हम बहुत सारे छोटी छोटी ड्रीम्स भी देखना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं कि बड़ा होकर वो पायलट बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपनी लाइफ वो आराम से लीड कर लेगा। और हम ये कभी नहीं सोचते कि उसे बेसिक चीज़ों के लिए भी स्ट्रगल हो सकता है करना पड़े। ये भी पता नहीं कि क्या वो स्कूल जाएगा और क्या वो कभी कॉलेज जाएगा, कभी वो इंडिपेंडेंट रह पाएगा कि नहीं। तो जब हमें इस तरह का डायग्नोसिस मिलता है तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे को एक एक चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा और ये चीज़ बहुत हार्ट ब्रेकिंग होती है। अगर बच्चे की बर्थ के समय ही कोई हमें ये कह दे कि इसे ऑटिज़म है और इसकी लाइफ चैलेंजिंग होगी तो ये हमारे लिए इतना शॉकिंग नहीं होगा। लेकिन सिंस ये डायग्नोसिस हमें ऑलमोस्ट 2 इयर्स के बाद मिलता है तो ये एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे हमारे ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसे डिनायल मोड में काफ़ी महीने निकाल देते हैं। कुछ हैं जो तुरंत एक्सेप्ट करके बिल्कुल वॉरियर मोड में आ जाते हैं। उनका खाना पीना सब कुछ ख़त्म हो जाता है और वो पूरी तरह से बच्चे की थेरेपीज़ में और बच्चे की रिकवरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिना सोचे समझे कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपका बच्चा कभी अच्छा नहीं होगा। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है जिसे हमें पूरा करना है। ये एक लाइफ लॉन्ग चैलेंज है और इसमें आपको अपनी एनर्जी बचा के रखनी है। मैंने भी ये मिस्टेक्स किए हैं। डायग्नोसिस के फर्स्ट ईयर में मैं इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी थेरेपीज़ को लेके कि दिन के 4-4, 5-5 घंटे मैं यूवी को थेरेपीज़ में लेके जाती थी और मुझे फ़ीवर भी होता था। 102 डिग्री, 103 डिग्री के बुखार में भी मैं उसे थेरेपीज़ लेके जाती थी। ऐसा मैंने कई महीने किया और फिर अंत में मैंने रियलाइज़ किया कि इससे और कुछ नहीं हो रहा सिवाय मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, मेरी एंग्जाइटी बढ़ रही है और जिसका असर मेरे बच्चे पे दिख रहा है। तो थेरेपीज़ में जो इम्प्रूवमेंट आनी है वो ऑलरेडी सिंस मैं इतनी स्ट्रेस्ड आउट हूँ तो वो मेरा स्ट्रेस कॉपी कर रहा है, तो अल्टीमेटली रिज़ल्ट कुछ मिल नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे समझने में काफ़ी टाइम लग गया था और इसीलिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ डेफ़िनेटली हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी लाइफ हो जाते हैं और स्पेशली जब उन्हें इस तरह का डायग्नोसिस मिलता है तो हम उनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर केयरिंग हो जाते हैं और हर वो चीज़ करना चाहते हैं जिससे उन्हें सो कॉल्ड नॉर्मल कहा जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नॉर्मल का कोई डेफिनेशन है नहीं और रिकवरी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि वो रिकवर हो गए हैं, बट या तो उनकी डायग्नोसिस गलत होती है या तो फिर ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत माइल्डली अफेक्टेड होते हैं और जो है कुछ थेरेपीज़ के साथ वो कोप अप करना सीख जाते हैं। बट ज़्यादातर बच्चे जिनको ऑटिज़म का डायग्नोसिस होता है उनके लिए एक लाइफ लॉन्ग चैलेंज है और इनमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स या प्रोग्रेस आती है वो अलग अलग पेस पे आती है। कुछ बच्चों में बहुत फास्ट भी दिख जाता है और कुछ बच्चों में बहुत स्लो भी आती है, बट डेफिनेटली बच्चे प्रोग्रेस करते हैं। बट अगर हम उसे कोई टाइमलाइन में बांध दें कि मुझे 1 साल में या 2 साल में अपने बच्चे को प्रोग्रेस करवाना है, उसे रेगुलर स्कूल भेजना है, तो फिर हम
अपने आप को भी डिसअपॉइंट करेंगे, अपने बच्चे को भी डिसअपॉइंट करेंगे और अल्टीमेटली जो है हमारा खुद की जो मेंटल पीस है हम उसके साथ भी खेल रहे हैं। तो ऐसा प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब बच्चों की स्टार्टिंग लाइन एक नहीं है, यानी कि ऑटिज़म भी एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, हर बच्चे का लेवल अलग है, उसके चैलेंजेस अलग होते हैं और ये लीनियर भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है बट उनमें बिहेवियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके सेंसरी इश्यूज़ बहुत होते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें कम्युनिकेशन का इशू होता है बट वो बहुत सोशल हो जाते हैं। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग सेट ऑफ चैलेंजेस हैं। तो इसीलिए ये सोचना कि उसका बच्चे को भी ऑटिज़म है बट वो इतना इम्प्रूव कर गया, मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा तो ज़रूर मेरी कोई फ़ॉल्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार्टिंग लाइन जब बच्चे की सेम नहीं है तो फिनिशिंग लाइन भी सेम नहीं हो सकती। कई बच्चे लेट ब्लूमर्स होते हैं। कुछ बच्चों में जो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स होते हैं जो एक सर्टेन एज के बाद ही दिखते हैं। और कुछ बच्चे ऐसा होता है कि कई बारी मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी देखा है जो अर्ली स्टेजेस में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं बट फिर कुछ कारण से या तो उनके सेंसरी नीड्स अच्छे से मीट नहीं किए गए होते हैं या तो फिर उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्कूलिंग के पीछे भागते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा स्कूल में प्रेशर फील होता है। तो ऐसे में टीनेज में जा कर के या एडल्टहुड में जा कर के उनका बिहेवियर जो है, उनका अप्रोच जो है सोसाइटी के लिए बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारा एम ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे एक सक्सेसफुल, हैप्पी और हेल्दी लाइफ जिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 6 फिगर की सैलरी उनकी हो, वो किसी बहुत बड़ी कंपनी में बहुत रेप्यूटेड पोस्ट पे काम करें। ये सब चीज़ें हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी नहीं होती और ये ऑटिज़म की जर्नी आपको सिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे अचीवमेंट्स में, छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढनी पड़ती है। मुझे याद है कि जब मेरे बच्चे ने पहली बार क्रेयॉन ठीक से पकड़ा था तो उस दिन मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। ये छोटी सी चीज़ भी मेरे लिए बिल्कुल एक पार्टी, एक सेलिब्रेशन के बराबर थी। तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना ये ऑटिज़म के बच्चे हमें डेफिनेटली सिखाते हैं। और ऑटिज़म के साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी जुड़ी है जो आपको जनरली डॉक्टर्स नहीं बताते हैं बट एक्चुअली ये हैं। इसके लिए मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कहने को, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अभी अभी जो न्यूली डायग्नोज पेरेंट्स हैं उनको बस मैं इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए ये है और प्लीज़ किसी भी तरह की रिकवरी या किसी तरह की ट्रीटमेंट पे पीछे मत भागिए। जब तक आप इसे एक डिज़ीज़ समझेंगे आप इसका क्योर ढूंढते रहेंगे। ब्लेम करने के लिए आप किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं। आपने बच्चे को टीवी देखने दिया, आप उस चीज़ को ब्लेम कर लीजिए। आपने अपने बच्चे को वैक्सीन लगवा दी, आप उसके लिए ब्लेम कर लीजिए। आपने प्रेगनेंसी में स्ट्रेस ले लिया, आप उसके लिए ब्लेम कर लीजिए। बट फैक्ट यही है कि इसका कॉज अननोन है और जिस चीज़ का कॉज का ही पता नहीं है उसका कोई ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर है, ये एक डिज़ीज़ नहीं है। और जब तक आप इसका क्योर ढूंढते रहेंगे आप एक अजीब से लूप होल में फंसे रहेंगे। ये नहीं काम करेगा तो आप कोई दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे और इससे सिर्फ आपके पैसे, आपका समय बर्बाद हो रहा है और आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। क्योंकि ट्रस्ट में ये सारी चीज़ें कुछ काम नहीं करती। अल्टीमेटली जो काम करती है वो है आप अपने बच्चे को समझें, वो जैसा है उसके वर्ल्ड में घुसिए, उसके वर्ल्ड में उसके साथ रहने की कोशिश कीजिए। और हर कुछ आप उसकी न्यूरोलॉजी को पूरी तरह से आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये चीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए, वो जैसा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। जब कोविड नहीं था तो कभी हमने सोचा था कि हम एक दिन अपने घर से ऐसे काम करेंगे या किसी बीमार आदमी को रूम में लॉक करके रखेंगे। ये सारी चीज़ें हमें कोविड ने सिखाई कि ये सारी चीज़ें भी नॉर्मल है। कोविड के दौरान हमने जो भी सीखा वो हमारा न्यू नॉर्मल बन गया। तो
इसी तरह से ऑटिज़म की चीज़ों को अपना न्यू नॉर्मल बना लीजिए, और ये आप जितना जल्दी करेंगी आपके बच्चे के लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत पीसफुल हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा हर एक सोशल एक्टिविटी का पार्ट बने, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल ही जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल जाए। आप अपने बच्चे को होम स्कूल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन स्कूलिंग भी कर सकते हैं, स्पेशल स्कूल में भेज सकते हैं। अल्टीमेटली मकसद लर्निंग होनी चाहिए, और बच्चे पे कभी भी एक्स्ट्रा प्रेशर मत दीजिए और ना खुद प्रेशर में आइए। कोई लाइफ रेस नहीं है। और एक और चीज़ है जो मैं कहूँगी कि प्लीज़ इसके बारे में बात करने से हिचकिए मत। इनिशियली मैंने भी आई थिंक शुरू के 6 महीने यूवी की डायग्नोसिस के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की थी किसी से। मैं इसे थेरेपीज़ के लिए भी ले जाती थी तो सबसे ये कह के ले जाती थी कि मैं इसे प्ले स्कूल ले जा रही हूँ, क्योंकि हम इसे एक सोशल एम्बैरसमेंट की तरह जब तक कहते रहेंगे या एक टैबू की तरह मानेंगे, तब तक हमारे बच्चे जो हैं वो हमेशा क्लोजेट में ही रहेंगे, और हमें इन्हें एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट देना है। उसके लिए हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए विदाउट फीलिंग एम्बैरस्ड। आप इन्हें हर जगह ले जाइए, प्रेशर मत दीजिए। जितनी देर उसके रहने की कैपेसिटी है आप उसे थोड़ा देर आप एक्सटेंड कर सकते हैं और फिर वापस ले आइए, ठीक है। ये एक लाइफ लॉन्ग की चीज़ है, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार आपको लगेगा कि कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, और कई बार आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो दोनों ही बातें गलत नहीं हैं। इम्प्रूवमेंट आती है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो आपको दिखे। आप एक अच्छे न्यूरोपीडियाट्रिशियन के कंसल्टेशन में रहिए। एवरी 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद आप अपने बच्चे को चेकअप के लिए ले जाएं, क्योंकि ऑटिज़म के साथ बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज़ भी आती हैं जिन्हें हम बस ऑटिज़म समझ के इग्नोर कर देते हैं। याद रखना चाहिए कि जैसे रेगुलर बच्चों में इश्यूज़ होते हैं, ऑटिज़म के भी बच्चों में इश्यूज़ होते हैं, बट वो खुल के समझा नहीं पाते आपको। तो उनका एक चेकअप ज़रूर कराएं, और डॉक्टर आपको करेक्ट एडवाइस दे सकते हैं कि क्या ठीक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और किसी भी थेरेपिस्ट या डॉक्टर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। आपका गट जो है वो सबसे बड़ा है, किसी भी पेरेंट का गट सबसे बड़ा होता है। आपको लगे कि किसी थेरेपी से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो ट्रस्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, और वो थेरेपिस्ट कितना भी अच्छा हो, अगर वो आपके बच्चे के साथ काम नहीं कर पा रहा तो प्लीज़ आप चेंज कर लीजिए। हाँ, फिनेंशियल एक बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है पेरेंट्स पे, क्योंकि अगर दोनों लोग वर्किंग हैं तो कई बारी एक पेरेंट को जॉब या तो छोड़नी पड़ती है या तो बदलनी पड़ती है। तो इस केस में हमें ये भी करना चाहिए कि हमें हमेशा बजट देखना चाहिए। अगर आपके बजट में नहीं है तो आप उतनी थेरेपीज़ मत करवाइए। उसके बजाय अगर आप खुद बच्चे थेरेपीज़ लर्न करके बच्चे के साथ काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अल्टीमेटली आपको अपनी फैमिली भी चलानी है, उसी एक सैलरी में आपका रेंट, आपका ग्रोसरी बिल सब कुछ आता है। तो सारी जो सैलरी है वो सिर्फ थेरेपीज़ पे ये सोचकर निकाल देना कि इससे मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। कई सारे बच्चे होते हैं जो बहुत मिनिमम थेरेपीज़ के साथ भी ग्रो करते हैं। आप उन्हें सही एनवायरनमेंट दीजिए और फिर सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आप दिन के 24 घंटे भी बच्चे को थेरेपीज़ दे रहे हैं और उसकी कैपेसिटी नहीं है तो वो लर्न उतना नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेरा सजेशन हमेशा रहेगा कि आप सब कुछ को ध्यान में रखें। ऑटिज़म को अपने लाइफ का सेंटर पॉइंट मत बनाइए, वो आपके लाइफ का पार्ट है और शायद हमेशा रहेगा। ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बट अपनी पूरी लाइफ ऑटिज़म के इर्द गिर्द मत कर दीजिए। आपका बच्चा जो है वो ऑटिज़म के अलावा भी एक इंडिविजुअल है, तो उसका बचपन मत खोने दीजिए। पूरे टाइम थेरेपीज़ और स्कूल को मत दीजिए, उसको उसका प्ले टाइम दीजिए, उसका अनस्ट्रक्चर्ड टाइम दीजिए। अगर वो अकेला रहना चाहता है तो उसे कुछ देर अकेले भी रहने दीजिए। कई सारे थेरेपिस्ट आपको कहेंगे कि उसे आपको पूरे दिन एंगेज करके रखना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराते रहिए। ट्रस्ट मी, इससे कुछ नहीं होता।
आपका बच्चा इम्प्रूव करे ना करे, आपका मेंटल बैलेंस ज़रूर डिटोरिएट कर जाएगा। मैंने भी ये सारी गलतियाँ की है, इसीलिए मैं अभी हंस के आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए। हर बच्चे को, हर इंसान को डाउन टाइम की ज़रूरत है, आप अपने बच्चे को दीजिए। अच्छी बात है अगर आप अपने बच्चे को इन्वॉल्व रखना चाहते हैं तो, बट हमेशा टेबल टॉप या थेरेपी मोड में रहना बहुत ख़राब है। आप अपने बच्चे के साथ जो एक बॉन्डिंग होती है, एक ट्रस्ट होता है, वो आप खोते जा रहे हैं। और एक मेरी बहुत बड़ी एडवाइस रहेगी कि बच्चे के कम्युनिकेशन पे काम कीजिए। बच्चा किसी भी लेवल का हो, किसी भी एज का हो, वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो बात नहीं भी कर सकता है तो बहुत बारी बच्चे टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो हमें वो सब चीज़ें मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन या पिक्चर्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं। आप बताएं, उसके बहुत सारे जो बिहेवियर्स है जो हम समझ ही नहीं पाते, वो एक्चुअली कम्युनिकेशन होते हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं बट उनके पास कोई मीडियम नहीं है कहने का, और हम वेट करते रहते हैं कि एक वन फाइन डे वो बोल पड़ेगा या करेगा। तो स्पीच जब आनी होगी वो आ जाएगी, लेकिन उतने टाइम तक आपको अपने बच्चे को फ्रस्ट्रेटेड नहीं रखना चाहिए। आपकी लाइफ के लिए भी ये अच्छा है कि हम उसके कम्युनिकेशन पे काम करें। तो एजुकेशन से पहले कम्युनिकेशन आता है, प्लीज़ उस पर ठीक से काम कीजिए। सेंसरी नीड्स पे भी काम कीजिए, बट ट्रस्ट मी, कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई ऐसी थेरेपी नहीं है दुनिया में बनी जो कह दे कि उसको करने से हर बच्चा इम्प्रूव करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर फैमिली का डायनामिक अलग है, हर बच्चा अलग है। तो बस यही सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने सोचा मैं शेयर करूं, क्योंकि जब नया नया डायग्नोसिस मिलता है तो हम बस ढूंढते रहते हैं कि कुछ मिल जाए जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे। तो ये एडवाइस उन सारे पेरेंट्स के लिए है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।